दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नए जादुई हैंडबैग की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीरपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक सोनाली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही हाव भाव से रहती थी। जैसे कि उसका नाम सोनाली था, वो गरीब होने के बाद भी हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। सोनाली बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वो हमेशा अपने मेकअप में लगी रहती थी। सोनाली की सहेलियां भी सोनाली की खूबसूरती से बहुत जलती थीं। सोनाली अपने गोरे रंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। सब कुछ होते हुए भी सोनाली की कई गलत आदतें थीं। वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और वो सभी लोगों से अपना काम करवाने की इच्छुक होती थी। सोनाली की माँ रमा सोनाली का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन कहीं न कहीं सोनाली बहुत घमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से भी अच्छे से बात तक नहीं करती थी। सोनाली के पिता सोहन अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। फसल का मौसम ना होने पर वो गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाने लगते हैं। कम वेतन की वजह से वो सोनाली की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिससे सोनाली अपने पिता से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन सोनाली के पिताजी सोनाली से कहते हैं, सोनाली, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही हैं। तुम भी चलकर उनकी कुछ मदद कर दो, इससे उनके काम में सहायता हो जाएगी। ओफो, नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ। इससे मेरी स्किन काली हो जाएगी और आप तो जानते ही हैं, मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही रहती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंडबैग ला कर दूंगा। सोनाली हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ रमा भी होती है। सोनाली बहुत आलसी थी। वो साइड में बैठकर लोगों से काम करवाती है। तभी सोनाली को एक चमकदार सी चीज दिखाई देती है। अरे, वो चमकदार सी चीज क्या है? अरे, वो तो एक जादुई पेड़ है, परंतु तुम वहाँ मत जाना। वहाँ जाने में बहुत खतरा है बेटी। सोनाली मजदूर की बात ना सुनकर लालच में आ जाती है और सोनाली मन ही मन बोलती है, अगर ये जादुई सोने की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ गई तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे भी होंगे। इतना सोचकर सोनाली उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। सोनाली उस पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद वो उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। सोनाली उस जादुई पेड़ को सब कुछ सच बता देती है। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो। तुमने अपनी सभी गलतियाँ बहुत अच्छे से मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, परंतु ऐसा एक बार में संभव नहीं है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जाना, पर ध्यान रहे उस समय तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। बिना डिस्टर्ब किए इस पेड़ से एक पत्ती ले जा सकती हो। सोनाली पेड़ के कहे अनुसार उस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले लिया करती थी। सोनाली बहुत खुश थी कि अब वो जल्द ही एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह सोनाली अब रोजाना सोने के पेड़ से एक पत्ती ले आया करती थी। परंतु सोनाली इससे ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी।
और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और सोनाली सोचती है, अरे पेड़ की आंखें तो बंद रहती हैं और मैं इतने दिनों से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जा रही हूँ, जिससे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ। क्यों ना आज मैं 3 से 4 सोने की पत्ती ले लूं? ऐसे तो मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगी और एक राजकुमारी की तरह ठाठ से रहूंगी। इतना सोचकर सोनाली 4 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर वापस आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था। सोनाली के इस व्यवहार से पेड़ भयभीत हो जाता है और उसे दुनिया की सबसे काली लड़की में बदलने का श्राप दे देता है। यहाँ सोनाली खुशी खुशी घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। सोनाली अपना ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। सोनाली के माता पिता भी जब उसको इस हालत में देखते हैं तो उन्हें सोनाली पर बहुत ही दया आती है। सोनाली बेटी, तुम रोजाना उस सोने के पेड़ के पास जाती हो, परंतु आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। फिर आज ये तुम इतनी काली कैसे हो गई? फिर सोनाली अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह वो जल्दी अमीर बनने के लालच में वहाँ से 4 सोने की पत्ती इकट्ठी तोड़ लाई थी और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए तुम्हें उस पेड़ के पास ही जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो, तुम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगो और तुम अपने किए की माफी भी मांग लेना बेटा। सोनाली ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढककर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके सोने के खजाने में से 3 पत्तियां ज्यादा तोड़ ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती कभी नहीं करूँगी और चोरी भी नहीं करूँगी। वो सब तो ठीक है प्यारी बेटी, परंतु जो श्राप मैं तुम्हें दे चुका हूँ वो ठीक नहीं हो सकता। परंतु अगर तुम नेक काम करो और लोगों की मदद करने लगो तो तुम्हें तुम्हारा पहले जैसा रंग वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर के लिए निकल जाती है। अब सोनाली अपने माँ के कामों में उनकी मदद करती है। सोनाली अपने पिता की सेवा भी करती है। उस दिन सोनाली को गांव में जो भी मदद मांगते हुए नजर आता, सोनाली उन सबकी मदद करती। अब सोनाली को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा था और उसकी आदतें अब अच्छी हो गई थी। सभी गांव वाले सोनाली से बहुत खुश रहने लगे थे और उसकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सोनाली का रंग जब पहले जैसा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मैंने आपके कहे अनुसार सभी लोगों की मदद की और सबसे प्यार से व्यवहार किया, अपने माता पिता की सेवा भी की, परंतु मेरा रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं अपने इस काले रंग रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ सोनाली बेटी, आज वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर कर सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई हैंडबैग है जो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। इस हैंडबैग में रखा हुआ मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। साथ ही साथ तुम इस हैंडबैग से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो। ये हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगा। फिर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देकर वो जादुई हैंडबैग अपने साथ अपने घर ले आती है और अब सोनाली हर रोज
उस जादुई हैंडबैग के मेकअप किट को यूज करती है और पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो जाती है। ये देखकर सोनाली खुशी से उड़ने लगती है। इस तरह सोनाली को अगर किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती थी। सोनाली के पास जादुई हैंडबैग आने के बाद भी उसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला और वो सभी लोगों की मदद करती रही और माता पिता का आदर करती रही और उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगी। चमेली के मन में कुछ चल रहा है। वो अपनी बहुओं को हमेशा दबा कर रखना चाहती है। बहुओं को कुछ बोलने नहीं देती है, ठीक से खाना भी नहीं देती है। चमेली बैठकर अपने ही मन में ये सब सोच रही थी कि बड़ी बहू वहाँ पर आ जाती है और चमेली से कहती है, माँ जी भूख लगी है, कुछ खाना खा लूं। खाना खाएगी? कमीनी, तेरा बाप क्या खाने का खजाना छोड़कर गया है? माँ जी आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस मैं ही क्यों, हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जा अपना काम कर, नहीं तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी, समझी? बेशरम औरत कहीं की, जब देखो खाना खाना खाना। हाँ? बड़ी बहू चुपचाप वहाँ से बाकी बहुओं के पास चली जाती है। बाकी बहुएं उसका इंतजार कर रही थीं। उसे देखकर बाकी बहुएं कहती हैं, क्या हुआ दीदी, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, माँ जी ने कुछ खाने की परमिशन नहीं दी। तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहें? मैं बिल्कुल भूख नहीं सह सकती हूँ। हाय भगवान, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? भूखे रहते रहते हम एक दिन मर जाएंगे। और क्या ही कर सकते हैं, सुबह से शाम तक बस काम करो, उसके बदले क्या मिलता है? सास का अत्याचार। दीदी ऐसे नहीं चलेगा, चलो हम रसोई से खाना खा लेते हैं। हाँ, अम्मा जी को पता नहीं चलेगा, अगर नहीं खाए तो ऐसे ही मर जाएंगे। उससे अच्छा कुछ खा के सास की तीखी बात सुन ले। हाँ हाँ चलो चलो। ये बोलकर सभी रसोई में जाती हैं। रसोई में सूखी रोटी रखी हुई थी। सभी एक एक रोटी हाथ में लेती हैं। सिर्फ सूखी रोटी पड़ी है। भूख के समय यही बहुत है, चलो जल्दी से खा लो। अगर माँ जी ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो रोटी खाने जाती ही है कि वहाँ पर चमेली आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे चोर, सब चोर हैं, अपने ही घर से चोरी करते हैं। नहीं माँ, चोर नहीं है हम, ये तो हमारे हक का खाना है। इस घर में तुम लोगों का कोई हक नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ मेरे कानून चलते हैं, मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और तुम लोग खाना खाने आ गए, तुम मुझे ये रोटियाँ दे दो, मैं तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली तीनों बहुओं से रोटी छीन लेती है और बाहर जाकर रास्ते में फेंक देती है। तीनों बहुएं चमेली के पीछे पीछे जाती हैं। ये क्या माँ, ये क्या कर रही हैं आप? रोटी रास्ते में फेंक दूंगी, लेकिन तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली चली जाती है। इतने में एक कुत्ता आकर रास्ते से रोटी खाने लगता है। सभी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, तू ही खा ले, हमारे नसीब तो तुझसे भी खराब है। तुझे हर रोज कहीं न कहीं से खाना तो मिलता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता। चमेली हमेशा से ही ऐसी है। एक जमाने में वो अपने बेटों पर भी खूब शासन करती थी, इसीलिए वो लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद बाहर काम करने के लिए चले गए। चमेली के 3 बेटे हैं। उन तीनों की एक ही दिन में शादी हुई। उसके बाद से ही तीनों बहुओं पर चमेली का अत्याचार शुरू हो गया।
तीनों लड़के बाहर ही रहते हैं और कभी कभी घर आते हैं। इसीलिए चमेली और भी ज्यादा बहुओं के सर पर चढ़कर नाचती है। आज जो हुआ वो तो बस उसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद और कुछ दिन बीतते हैं। बेटों का आना जाना लगा ही रहता है। तीनों बहुएं उनको कुछ बोल नहीं पाती हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। डॉक्टर घर पर आते हैं और उन तीनों का चेकअप करते हैं। देखिए चमेली जी, तीनों को अभी बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत अच्छे से तीनों का ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, आप तो एक औरत हैं, आप तो समझेंगी ही। इन दिनों पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर आप कह सकते हैं क्या लड़की होगी या लड़का? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लड़का हो या लड़की, दोनों तो एक ही समान हैं। घंटा एक समान है। जो भी हो, इस हालत में इन तीनों से काम करवा के कितना मजा मिलेगा। सभी काम करते हुए दर्द से तड़पने लगेंगी और मैं ये देखकर बस हंसूंगी। डॉक्टर साहब चले जाते हैं और उसके बाद ही चमेली अपने असली रंग में वापस आ जाती है। ए नौटंकियों, उठ जाओ, बहुत काम है। मगर डॉक्टर साहब ने तो हमें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ तो तुम लोग रेस्ट लोगे तो घर का काम कौन करेगा? ससुराल में ऐसा ही करना पड़ता है। ये तुम लोगों का घर नहीं है जो अपनी मर्जी से चलोगे। क्या कह रही हैं माँ जी? ससुराल घर नहीं होता? नहीं, और सास भी कभी माँ नहीं होती, समझी ना? अब उठ और काम पर लग जा, नहीं तो इस हालत में ही लोहे के डंडे से पिटाई करूँगी। डर के मारे सभी उठ जाती हैं और घर का काम करने लग जाती हैं। काम करते करते बड़ी बहू का पेट दर्द करने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। बड़ी बहू बैठ जाती है। इतने में चमेली वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ? काम छोड़कर बैठ क्यों गई? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये सब नाटक है, नाटक। काम न करने का बहाना। काम नहीं करेगी ना? चल फिर, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। ये बोलकर चमेली बड़ी बहू को खींचकर ले जाती है और घर के बाहर धूप में छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी बहू धूप में बिना पानी के तड़पने लगती है और रोते हुए भगवान से दया की भीख मांगने लगती है। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? आपको क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ तो कीजिए भगवान, हम पर दया कीजिए। इतने में वहाँ वो कुत्ता मुंह में पानी की एक बोतल लेकर आता है और बड़ी बहू की गोद में रखकर दुम हिलाने लगता है। एक तू ही है जो हमारे दुख को समझता है। ये ले, तू भी पानी पी ले थोड़ा सा। बड़ी बहू खुद पानी पीती है और कुत्ते को भी पिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीनों बाद एक रात फिर से बड़ी बहू के पेट में दर्द शुरू होता है। वो दर्द के मारे तड़पती है, मगर तभी चमेली उसको रोटी बनाने के लिए कहती है। बड़ी बहू साफ मना कर देती है। बहुत हो गया माँ, अब और नहीं। आपको दिख नहीं रही है हमारी हालत? मैं और कोई काम नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो पूरी रात पड़ी रहे घर के बाहर। चमेली बड़ी बहू को फिर से घर के बाहर रास्ते में धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी बहू का पेट दर्द बढ़ता ही जाता है। इतनी रात को कौन उसकी मदद करेगा? तभी वहाँ पर
वो कुत्ता मुंह में चादर लेकर आता है और बड़ी बहू के पास चद्दर को बिछा देता है। बड़ी बहू उस पर लेट जाती है। उसी रात घर के बाहर ही बड़ी बहू की एक बेटी पैदा होती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक इस दुनिया में आई है। बड़ी बहू उसको गोद में लेकर सो जाती है, मगर उसको क्या पता कि उसकी सास ये सब छुपकर देख रही है। सो जाने के बाद चमेली वहाँ पर आती है और चुपचाप बच्ची को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर बच्ची को रास्ते में फेंक देती है। बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। चलो, जान छूटी इस मनहूस से, छुटकारा मिला। चमेली वहाँ से चली जाती है। जब बड़ी बहू सुबह नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी गोद से बच्ची गायब है और वो रोना धोना शुरू कर देती है। हाय भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? यहीं पर तो थी मेरी गोद में, कहाँ गई? उसका रोना सुनकर बाकी बहुएं वहाँ पर आ जाती हैं। चमेली भी वहाँ पर आती है। माँ, आपने मेरी बच्ची को देखा है क्या? नहीं तो चलो अच्छा है, बेटी ही तो हुई थी ना, आखिर बेटी होने का क्या ही फायदा। आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? आखिर वो मेरी बेटी है। आपके जैसी निर्दयी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह, अब बहुत जुबान चल रही है तेरी। अब देख मैं तुझे क्या करती हूँ। ये बोलते ही चमेली बड़ी बहू के ऊपर हाथ उठाने जाती ही है कि तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और चमेली के हाथ में काट लेता है। अरे मर गई, बचाओ, हाय बचाओ। चमेली चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वो कुत्ता गायब हो जाता है और उसकी जगह एक परी प्रकट होती है। चमेली, तू बहुत ही नीच किस्म की औरत है, मुझे सब पता है। इसीलिए मैं कुत्ते के रूप में यहाँ आई थी ताकि समय आने पर तुझे सबक सिखा सकूं। बड़ी बहू, चमेली ही तेरी बेटी को रास्ते में फेंक कर आई है। ये ले, तेरी बच्ची को मैंने संभाल कर रखा है। ये कहकर परी बच्ची को वापस देती है। चमेली परी से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तेरी गलतियों की माफी नहीं मिल सकती है, सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं श्राप देती हूँ, आज से तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे। तू बहुओं को खाना नहीं देती थी ना, आज से तेरी बहुएं जब तुझे खाना खिलाएंगी तभी तू खाना खा पाएगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद चमेली अपाहिज बन जाती है और हमेशा के लिए एक व्हील चेयर पर बैठी रहती है। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई थी। बाकी दोनों बहुओं को भी बेटा और बेटी होते हैं और सभी अपने पतियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।